हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम इस क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ लगभग 44-45 एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। गाइस, ये जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे वो बहुत ही सेलेक्टेड हैं। ये आपके पीजीटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, आप इन्हें ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 38 बिलोंग्स टू। कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 38 है, उसमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं, पूछा जा रहा है वो किस ग्रुप और पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमने बताया था आपको अपने थियरी क्लासेस में कि कैसे इसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। 38 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। काउंट कर लें कितना हुआ, 10 20 हुआ 30। उसके बाद से आता है आपका 4p6 और फिर उसके बाद से आपका 5s, अभी कितना हुआ 10 20 30। तो ये टोटल आपका हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा कि 5s2। तो हमने बताया था कि क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि ये किस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन लास्ट में गया। तो एस ब्लॉक में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, एस सबसेल में गया है, सॉरी ब्लॉक नहीं, एस सबसेल में गया है। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, हमें बताना क्या है, पीरियड और ग्रुप बताने हैं। तो पीरियड बताना तो सबसे आसान है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वही उसका पीरियड हो जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, यानी कि हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन में 2 ऐसे हैं जिसमें 5th पीरियड है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब हम इसका जो है ग्रुप निकाल लेते हैं। ग्रुप निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, फॉर एस सबसेल के लिए यानी एस इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने ग्रुप निकालने के लिए बताया था कि सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ ग्रुप पता करने के लिए जो आपके एस सबसेल में यानी कि जो वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, यानी कि ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सेकेंड, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, सेकेंड ए, यानी कि अभी तो इसमें नहीं दिया हुआ है, बट अगर आपको सेकंड बी दे दिया होता तो आपको कैसे पता चलता है इलेक्ट्रॉन सेकंड ए में है या सेकंड बी में है। ठीक है, फिलहाल हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि और सेकंड बी का तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो सेकंड ए ग्रुप हो जाएगा और 5th उसका पीरियड हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए आइए थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में देख लेते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प होगी। ओके, तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में टोटल यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 टोटल 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, 4 5 6 एंड 7। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया, और सेकंड जो होता है आपका ये होता है, सेकंड बना लेंगे सेकंड ग्रुप। और जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं 10 तक होते हैं, तो उसे भी बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन 10। ओके, तो ये हमने बना लिया एक रफ डायग्राम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बाकी यहाँ पे भी पी ब्लॉक को भी बना लेते हैं, पी ब्लॉक को भी कुछ ऐसे बना लेंगे। तो इसे भी बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। ये हो गया आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो इसमें इसको हमने बनाने का मतलब क्या था, अब जैसे ये हो गया आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट, ये बीच वाला जो है आपका यहाँ से
यहाँ तक का जो पोर्शन है ये आपका हो गया डी ब्लॉक का एलिमेंट, और ये जो आपका ये वाला पोर्शन है ये आपका हो गया पी ब्लॉक का एलिमेंट। आपको पता है आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ होता है लैंथेनाइड होता है और यहाँ पे एक्टिनाइड्स होता है, जिसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, शॉर्ट में आपको पीरियोडिक टेबल बता रहे हैं। आप अगर ग्रुप का नाम लिखते हैं तो वो कैसे हो जाता है, अब सिंपली ग्रुप का नाम नेमिंग करेंगे। तो ये आपका ग्रुप नंबर 1, ये है आपका ग्रुप नंबर 2, ये है 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। जैसा कि आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं और 18 क्या हैं, ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 ग्रुप्स। लेकिन इसको एक और तरीके से भी ग्रुप को नंबरिंग किया गया है, उसको ऐसे किया गया है कि ये फर्स्ट ए हो जाता है आपका, ये सेकंड ए हो जाता है। अब फिर यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे थर्ड तो होता है पर थर्ड बी होता है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ बी, ये आपका फिफ्थ बी, ये आपका सिक्स बी और ये सेवेंथ बी, और ये जो 8, 9, 10 होता है इसको एक साथ बोला जाता है एट्थ ग्रुप। फिर आपका ये हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको लिख लेंगे फर्स्ट बी और इसको नेमिंग दिया गया पीरियोडिक टेबल में सेकंड बी। ये आपको याद रखना है, अभी आगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। ये आपका हो जाएगा थर्ड ए, ये हो जाएगा फोर्थ ए एंड दिस वन फिफ्थ ए एंड दिस वन सिक्स ए, और ये हो जाएगा सेवेंथ ए और ये हो जाएगा आपका एट्थ ए। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि फर्स्ट ए फर्स्ट ग्रुप को बोलेंगे, सेकंड ए सेकंड ग्रुप को, थर्ड बी थर्ड ग्रुप को बोलते हैं, फोर्थ बी फोर्थ ग्रुप को बोलते हैं। मतलब ऐसे ही सारे हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे मिल जाएगा, बाई चांस आपने ग्रुप नंबर निकाल दिया 15 और ऑप्शन में आपको 15 नहीं दिया है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है थर्ड ए दिया हुआ है, ओके, आपको फिफ्थ बी दिया हुआ है, फिफ्थ ए दिया हुआ है या एट्थ ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ये एट्थ बी है और आपका ये एट्थ है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एट्थ ए दिया हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे, जब आपको पता रहेगा ग्रुप 15 कौन सा है तभी आप बता पाओगे कि ये फिफ्थ ए ग्रुप का है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अभी पहला वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और एक चीज़ कि आपको ये याद रखना है कि पीरियड फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड में ये हमने आपको डिटेल में बताया है 8 होते हैं, थर्ड में भी 8 होते हैं, फोर्थ में भी 8 होते हैं, 18 होते हैं, फिफ्थ में 18 होता है, सिक्स में 32 होते हैं, सेवन्थ में कैपेसिटी 32 की है, यानी 118 एलिमेंट्स तक होते हैं पीरियोडिक टेबल में। 32 की कैपेसिटी होती है बट होते 25 एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट है क्योंकि सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हैं। ओके, तो ये था एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसको आप कुछ चीज़ें ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आप इसमें 1-2 बार एलिमेंट्स को भर के लिखेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए भी अपने जैसा बताया क्या हो जाएगा, सेकंड ए ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, आपसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और जो मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं, अगर हमारा मेटल न्यूट्रल है तो उससे इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर अब फिर इसमें से निकालने के लिए कह दिया जाए इलेक्ट्रॉन तो इसकी जो यहाँ पे जो एनर्जी की ज़रूरत होगी वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है न्यूक्लियस और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में
पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो गया, दैट मीन्स कि इसका साइज़ जो है वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो साइज़ स्मॉल होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में और भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आपको डिटेल में बता चुके हैं अपनी थियोरी क्लास में। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे कहा है डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम शॉर्ट में निकालने की कोशिश करेंगे तो गलती भी हो सकती है, इसलिए स्टेप वाइज हम इसे निकालते हैं। पहला एलिमेंट है टाइटेनियम। टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 22, उसे लिख लेते हैं। फिर वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है और फिर आपका मैंगनीज़ है। वेनेडियम का 23 होता है, क्रोमियम का 24 होता है और मैंगनीज़ का 25 होता है। टाइटेनियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये आएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बार बार इतना लंबा लिखने से बेटर है एक वे होता है, एक और वे होता है लिखने का, जैसे कि नियॉन होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये आता है। नियॉन के बाद आता है ऑर्गन। ऑर्गन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो हमें ये मिलता है 3s2 एंड 3p6। ठीक है, तो यहाँ तक कवर कर ले रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की बजाय हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, उसको ऑर्गन लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, बार बार इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब हो गया कि ये इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने ऑलरेडी लिख दिया। उसके बाद से क्या बचता है, 4s2 एंड 3d। 3d कितना आया था, 2। यानी कि अब यहाँ पे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, यानी कि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकालते हैं। तो 4s2 से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4s0, इसे बोलेंगे हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि s2 यानी कि ये कम्प्लीटली क्या है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। फुली फिल्ड ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और वो क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। पर यहाँ पे ये स्टेबल हो गया है इसलिए आसानी से नहीं निकलेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी सेकेंड के कंपेरिजन में। वेनेडियम का निकाल के देख लेते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तो ये आएगा 4s2 3d3। तो सेम चीज़ यही भी होगा, सेम टू सेम, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4 से ही निकलेगा। यानी कि IE1 की वैल्यू इसमें भी ज़्यादा होगी किससे, IE2 से, यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। क्रोमियम का निकाल लेते हैं। क्रोमियम का आपको पता है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सेप्शनल होता है। उसमें 4s में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4s1 है तो 4s1 से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो किससे निकालेंगे, हम 3d5 से निकालेंगे। ओके, तो ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाएगा, फिर 3d5 से निकालेंगे तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड हो जाएगी। ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो आसानी से निकल जाएगा। पर यहाँ पे क्या आ गया, हाफ फील्ड आ गया। हाफ फील्ड आ गया दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगने वाली है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि 3d5 है। यानी कि ये क्या है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कंडीशन में जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मैग्नीज़ का लिख लेते हैं। मैग्नीज़ का भी इस तरीके से लिख लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आता है 4s2 एंड 3d5। ओके, तो यहाँ पे 4s2 है, इनका भी सेम इन्हीं की तरह ही आएगा। ठीक है, सेम जो है इन दोनों की तरह, टाइटेनियम और वेनेडियम की तरह ही आएगा। दैट मीन्स कि इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इन द कंपैरिजन ऑफ सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे भी 4s2 है। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पे जो एक कंक्लूज़न मिला वो ये मिला
कि सबसे ज़्यादा तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, क्रोमियम की। तो हम यहाँ पे क्रोमियम को आगे लिख लेते हैं। अब बचा टाइटेनियम, वेनेडियम और मैग्नीज। इसमें क्या है, सबकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो सिंस इन दो तीनों में सिमिलर है, टाइटेनियम में, वेनेडियम में और मैग्नीज में, जब सिमिलर होगा तो हम किसकी हेल्प लेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो ये क्या होता है, बढ़ता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। तो टाइटेनियम से जब मैग्नीज की ओर जाएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगी, यानी कि मैग्नीज की ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी, वेनेडियम की, और फिर किसकी होगी, टाइटेनियम की। तो हमें ये जा कर के रिज़ल्ट मिलेगा। इसको मैच करा लेते हैं, कौन सा होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, इसे आप नोट कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन हमने डिटेल में बता दिया है, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको शॉर्ट में लेके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल हैज़ ए ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इन चार ऑप्शन दिया है, पूछा है कि किसकी ज़्यादा टेंडेंसी है मेटल ऑक्साइड बनाने की। तो कुछ मेटल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैल्शियम दिया हुआ है, बाकी सब क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और आपको पता है डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है कैसा ऑक्साइड बनाते हैं, कोवैलेंट ऑक्साइड बनाएंगे। और कैल्शियम कैसा ऑक्साइड बनाएगा, आयनिक ऑक्साइड बनाएगा। तो आपको पता है आयनिक ऑक्साइड विल बी मोर स्टेबल देन कोवैलेंट ऑक्साइड। तो जो ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड होगा उसी की टेंडेंसी क्या होगी, बनने की ज़्यादा होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि जो कैल्शियम है उसकी टेंडेंसी मेटल ऑक्साइड बनाने की क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटम ऑफ स्मॉलेस्ट रेडियस अमंग देम इज। स्मॉलेस्ट रेडियस इनमें से किसका होगा, सोडियम है, पोटेशियम है, ब्रोमीन है, और क्या है, लिथियम है। आप सेम चीज़ कुछ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये तीनों क्या है, एक सेम ग्रुप के हैं, ये डिफरेंट ग्रुप का है। तो डिफरेंस कहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये कैसा रेडियस बनाते हैं, ये आयनिक रेडियस बनाते हैं। और ब्रोमीन कैसा रेडियस बनाएगा, ये बनाएगा आपका कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। तो ये कैसा बनाएगा, आपका कोवैलेंट रेडियस बनाता है। सॉरी, यहाँ पे आयनिक रेडियस नहीं, ये सारे जो मेटल्स हैं, सिंस यहाँ पे कोई अदर एलिमेंट नहीं है इसलिए निगेटिव आयन नहीं है, इसलिए यहाँ पे आयनिक रेडियस नहीं बनाएगा, सिर्फ यहाँ पे मेटल्स ही हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मेटल्स ही हैं। कोई इसके साथ कोई ये कैटायन है, इसके साथ कोई एनायन नहीं है, एनायन होगा तो आयनिक रेडियस बनाएगा, ठीक है। सिंस यहाँ पे भी कोई एनायन नहीं है, सिर्फ मेटल्स ही है, इसलिए कैसा इसका रेडियस बनाएगा, सिंपल सोडियम मेटल की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेटालिक रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटालिक रेडियस हो जाएगा। और सिर्फ यहाँ पे ब्रोमीन की बात हो रही है तो ये कैसा रेडियस हो जाएगा, कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा। और आपको पता है मेटालिक रेडियस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कोवैलेंट रेडियस से, मतलब बड़ा होता है कोवैलेंट रेडियस से। तो कोवैलेंट रेडियस एक ही है ब्रोमीन का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कोवैलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन अदर मेटालिक रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज फॉर द आयंस। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसकी पिक्चर क्लियर नहीं आई है, मैं आयंस को लिख देती हूँ। ये F- आयन, O2- आयन, सोडियम आयन और एंड एल्यूमिनियम आयन। इसमें से कहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज में अरेंज कीजिए, आयनिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, सबसे बड़ा जिसका होगा सबसे छोटा जिसका होगा। इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रेडियस, कैटायनिक रेडियस वाले जितने हैं, रेडियस ऑफ जो एनायन है उनका रेडियस क्या होता है, ऑलरेडी बड़ा होता है, किससे, रेडियस ऑफ कैटायन से, ठीक है। पहले तो इसको अलग कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि जो रेडियस ऑफ एनायन है, बाकी को कैसे करेंगे, तो जो रेडियस ऑफ एनायन है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के,
चार्ज ऑन आयन, ठीक है। और रेडियस ऑफ कैटायन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन आयन के, आयन पे जो भी चार्ज है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कि अगर चार्ज ज़्यादा है तो उसका रेडियस छोटा होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनायन, तो यानी जिस पे चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस भी ज़्यादा। तो सबसे पहले हम कैटायन और एनायन के रेडियस को अलग कर लेंगे, यानी कि यहाँ जाहिर सी बात है जो एनायन है उनके रेडियस ज़्यादा होंगे किससे, कैटायन के रेडियस से, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग कैसे करेंगे, तो जैसा कि बताया रेडियस ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एन, यानी कि जिस पे चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, इस पे चार्ज ज़्यादा, O2 माइनस पे चार्ज ज़्यादा, F माइनस पे चार्ज कम, इसलिए F माइनस का साइज़ छोटा, O2 माइनस का साइज़ बड़ा। अब Na प्लस और Al3 प्लस पे आते हैं, तो इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ आयन के, तो यानी जिस पे चार्ज ज़्यादा उसका उसकी साइज़ क्या होगी, उसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा, यानी Al3 प्लस का साइज़ सबसे छोटा होगा, Na3 प्लस का साइज़ Al3 प्लस से बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। तो कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा O2 माइनस का, फिर F का, फिर Na प्लस का, फिर Al3 प्लस का। अब इसको लगाने का एक और तरीका है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ध्यान नहीं रहता है तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये है कि ये सारे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये कैसे हैं, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ होने का मतलब है कि सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम हो तो उसमें कैसे निकालते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि एटॉमिक साइज़, यानी आप इसको कह सकते हैं कि जो है एटॉमिक रेडियस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एटॉमिक नंबर के। इसे आप याद रखेंगे, यानी कि एटॉमिक साइज़ उसका ज़्यादा होगा जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। O2 माइनस का 8 होता है। सोडियम आयन का 11 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ हम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेटल्स की, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो एटॉमिक साइज़ उसका ज़्यादा जिसका एटॉमिक नंबर कम। एटॉमिक नंबर किसका कम, O2 माइनस का, तो इसका एटॉमिक साइज़ क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। यहाँ हम आयंस की बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे F माइनस आयन है तो इसमें हम प्लस एक क्या करें, जोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे आयंस को अगर हम हटा के सिर्फ न्यूट्रल एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर देखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो फिर उसके बाद से कौन है, फ्लोरीन है, तो यहाँ पे हम F माइनस लिख लेंगे, फिर सोडियम है और फिर कौन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट, इतना दिया हुआ है, फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट बिलोंग्स, किस ग्रुप में ये एलिमेंट आता है। तो उसके लिए हमने क्या बताया था, ग्रुप निकालने के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, अब ये देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें P सब सेल में गया। तो P सब सेल में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है ग्रुप निकालने का, उसके लिए होता है नंबर ऑफ ग्रुप। ये हमने अपने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके डिटेल में देख सकते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप कैसे निकालेंगे, 2 + 10 प्लस P सेल में जितने भी P सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, P सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 + 10 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 लिख लेंगे। तो कितना आएगा टोटल, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 15 ग्रुप। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 ग्रुप नहीं है, तो हमें उस पीरियोडिक टेबल में जो हमने आपको बताया वहाँ से हेल्प लेनी पड़ेगी, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 ग्रुप कौन सा होता है, 15 ग्रुप होता है आपका 5th ग्रुप, ठीक है। 5th यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5th A ग्रुप, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। तो यहाँ पे उसकी इस तरीके से ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप उस चीज़ को भी याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैग्नीशियम एंड लिथियम आर सिमिलर इन दियर प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू, 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेम E/M रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ए गिवन सेल ऑफ एन एटम। ये आपके अभी जल्दी ही जो AEES का एग्ज़ाम हुआ था PGT केमिस्ट्री का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा शील्डिंग करते हैं, ठीक है, फिर P सब सेल के इलेक्ट्रॉन, फिर D और फिर F। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी के करेक्ट ऑर्डर को पूछा है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हमें पता है कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है। अगर सिमिलर ग्रुप या पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो हम इससे निकाल लेंगे, अदरवाइज़ हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आयोनाइजेशन इंथैल्पी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, यानी कि ये क्या है, सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो हमें अगर ट्रेंड याद है तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, इसलिए सबसे बेटर वे होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकालें, ठीक है। तो जब सोडियम का हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये हो जाता है नियॉन, ठीक है। नियॉन अभी हमने ऊपर आपको बताया था कैसे लिखते हैं, ये सोडियम का लिख रहे हैं, ठीक है। सोडियम का लिखेंगे नियॉन एंड फिर हो जाएगा ये आपका 3s1, ठीक है, 3s1 हो जाएगा ये क्या होगा आपका 3s1। उसके बाद से मैग्नीशियम का लिखेंगे तो ये आपका आता है, मैग्नीशियम का आता है 3s2। एल्यूमिनियम का आता है 3s2 3p1। सिलिकॉन का आता है 3s2 3p2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करेंगे कि हमने क्या कहता है, पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग अरेंज करें तो सोडियम का सबसे कम होगा, ठीक है, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर एल्यूमिनियम का होगा, फिर सिलिकॉन का होगा। लेकिन अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो पता चला कि जो मैग्नीशियम है उसमें कितने हैं, ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो इसका जो फील्ड होने की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एल्यूमिनियम से क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यानी करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा सिलिकॉन, बट यहाँ पे मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम आपका, फिर हो जाएगा सोडियम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा, सॉरी, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिलिकॉन का ज़्यादा। सिलिकॉन के बाद से एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम से कम होगा, सिलिकॉन के बाद से मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, ठीक है, और मैग्नीशियम का सोडियम से ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से भी ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे किसका ज़्यादा है, सिलिकॉन का, बट एल्यूमिनियम का सिलिकॉन से क्या है, कम है, और मैग्नीशियम से भी कम है, ठीक है। एल्यूमिनियम का सिलिकॉन से भी कम है, मैग्नीशियम से भी कम है। फिर किसका है, मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉमिक रेडियस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस कॉजेज। हमने क्या बताया था, जो न्यूक्लियस है ये इनर इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर है। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आउटर इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, स्क्रीनिंग को हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट मतलब दो बीच दीवार की तरह,
अगर ये आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के बीच दीवार की तरह काम करेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर यही इनके बीच में फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही डिफ़िकल्टी से निकलेगा, यानी हमें बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज ऑफ बेसिसिटी इज़ एज। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है, ये सेकेंड पीरियड के सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसमें होता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड क्या होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, तो बढ़ेगी यानी कि बेरियम की सबसे ज़्यादा होगी, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की और फिर बेरियम की। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के वेरिएशन से रिलेटेड पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स से तो देख लेते हैं इन्हें। बेरिलियम है, कार्बन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। हमने पढ़ा है एटॉमिक साइज क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे घटता है। क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है। आपसे यहाँ पे सीधा साधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज़रूर इसमें कोई एक्सेप्शन होगा तभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। तो देख लेते हैं, बेरिलियम भी सही है, कार्बन भी सही है, फ्लोरीन भी है, नियॉन भी है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन यही होता है कि जो हमने आपको बताया भी है अपने थ्योरी क्लास में कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस का जो रेडियस होता है या एटॉमिक साइज होता है वो हैलोजन से ज़्यादा होता है। हालांकि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड ये होता है कि एटॉमिक साइज जो होती है पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पे घटती है, लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट हैलोजन और इनर्ट गैसेस के पास पहुंचते हैं तो इनर्ट गैसेस में वॉन्डर वॉल रेडियस होता है। क्या होता है, वॉन्डर वॉल रेडियस होता है। और बाकी जो फ्लोरीन या हैलोजन से उसमें कौन सा रेडियस होता है, उसमें कोवैलेंट रेडियस पाया जाता है। ठीक है, तो वॉन्डर वॉल रेडियस इज़ ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। तो जब इनका रेडियस ज़्यादा है इनर्ट गैस का तो साइज़ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक्सेप्शन यही है कि इनर्ट गैस का रेडियस ज़्यादा होता है हैलोजन से, सो इनर्ट गैसेस का एटॉमिक साइज़ भी ज़्यादा होगा किससे, हैलोजन से। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन या जो ऑर्डर बनेगा वो हो जाएगा बेरिलियम का। बेरिलियम से कार्बन का बड़ा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है आपका फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन से बड़ा जो यहाँ पे एक मिनट इसको फिर से लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज होती है, इसलिए बेरिलियम का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा। फिर कार्बन का होता है, कार्बन से छोटा जो होता है वो फ्लोरीन का होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन से पहले क्या है, नियॉन का बड़ा है फ्लोरीन से। या तो आप इस तरीके से लिख लो या इसको आप इस तरीके से भी, आपको आजकल ऑप्शन में इस तरीके से लिख देता है। ठीक है, सी हो जाएगा, सी से कम है फ्लोरीन का और फ्लोरीन का कम है किससे, नियॉन से भी। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये एरो इधर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा क्या है, लोवेस्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे लोवेस्ट किसका है, डी यानी Cl- का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस ट्रांजिशन में, यहाँ पे हो क्या रहा है, M- से कन्वर्ट हो गया M में, यानी कि यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो जो वहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है। यहाँ पे m माइनस से m प्लस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ से m प्लस में m2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, m2 प्लस से m3 प्लस में, ठीक है। तो हमने कहा था कि जस्ट सपोज कि ये m माइनस है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल मेटल में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही इसके पास ज़्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। बट ऐड करना रहता है तो वो आसानी से ऐड नहीं होता, बट निकालना है तो ये क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। भाई जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि इनमें रिपल्शन भी ज़्यादा हो रहा है तो उनको निकालने में भी क्या होगी, आसानी होगी। बट अगर हम किसी कैटायन से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो यानी ये 2+ हो गया, ठीक है, 2+ हो गया, ये तो इस इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो उसकी साइज़ क्या हो गई, छोटी हो गई। साइज़ छोटी होने से उनके न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। साइज़ छोटी होने से अट्रैक्शन बढ़ जाता है न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी कि उनके बीच की बॉन्डिंग और क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये m2+ है, m2+ ये किस में किया, कन्वर्ट किया गया m3+ में, यानी कि इसकी साइज़ छोटी थी उसको और छोटी कर दी गई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहीं होगी, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, ऊपर से हम और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो पैसे क्या करेंगे, आसानी से दे देंगे। जिसके पास कम पैसे हैं उससे हम और पैसे निकालेंगे तो आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये एक सिंपल वे था, पैसे हालांकि कोई नहीं देना चाहता। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग species has lowest ionization potential, which of the following species has lowest ionization potential, लोवेस्ट पूछा है। तो जस्ट अभी हमने ऊपर ही आपको क्लियर किया है कि अगर वो निगेटिव चार्ज है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल देगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक एटम दिया है, एक निगेटिव चार्ज दिया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है, उसके बाद से इस न्यूट्रल एटम से, और सबसे डिफ़िकल्टी के साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, O2- से का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे लोवेस्ट होगा। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन लीस्ट स्टेबल अमंग्स द फॉलोइंग, इसमें से सबसे कम स्टेबल कौन है। आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, फिर आप वहाँ से ऑटोमेटिक रिजल्ट देखेंगे। जो लिस्ट स्टेबल आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, बेरिलियम। जाहिर सी बात है लिस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, कुछ स्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। अब कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन डालेंगे या इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। डिफ़िकल्टी आने का मतलब है वहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन बिकॉज ऑफ, 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऑप्शन में लगा के चले आते हैं, ठीक है, बट करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स विच हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आर, ये हमने थ्योरी क्लास में आपको बहुत अच्छे से लिखवाया है कि जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ओके। जैसे कि एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं क्योंकि उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। और एक चीज़ जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बेरिलियम डैश आर द सेम। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके साथ सेम होती है? करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, एल्यूमिनियम के साथ। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये क्या होते हैं, डायगोनली अरेंज होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एक फेमस चीज़ है डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें आपके जो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं वो आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। फर्स्ट पीरियड में आता है आपका जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये आपका शो करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे आता है आपका सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल पे होता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, कार्बन फॉस्फोरस के साथ, नाइट्रोजन सल्फर के साथ और ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन के साथ। इनके कैरेक्टर आपस में क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डाउन टू द ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है वो डिक्रीज होता जाता है। करेक्ट है आपका ऑप्शन करेक्ट है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जा रहे हैं हम, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, इसलिए क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। यानी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का। ओके, बट यहाँ पे आपका क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, सल्फर का सबसे ज़्यादा होता है, सेलेनियम का होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। ऑक्सीजन की भी कम होती है, फ्लोरीन की भी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनके साइज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। साइज़ छोटा होने की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको में क्या होता है, रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनिक रेडियस हाईएस्ट आनिक रेडियस किसका हो जाएगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके निकाल सकते हैं। विच प्रोसेस इन द फॉलोइंग रिक्वायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी? विच प्रोसेस इन द फॉलोइंग रिक्वायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन वही होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होंगे, निकलेंगे या ऐड होंगे। तो यहाँ पे F से F माइनस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहा है। Cl में न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। यहाँ पे ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं E माइनस। तो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना या ऐड करना इजी होता है। Cl में भी, O2 माइनस में भी और H माइनस में भी। O2 माइनस में आपका हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन एनर्जी की ज़रूरत पड़े। क्यों? क्योंकि O जो है पहले किस में कन्वर्ट होगा, O माइनस में, फिर किस में कन्वर्ट होगा, O2 माइनस में। अब O माइनस में जब ये कन्वर्ट हो गया तो फिर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो वहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इसमें ज़बरदस्ती ऐड करने के लिए हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल इज़। रेयर अर्थ मेटल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं। रेयर अर्थ मेटल हम बोलते हैं लैंथेनाइट्स को। ठीक है, और लैंथेनाइट्स का सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है सीरियम, ना कि लैंथेनम।
बहुत सारे लोग इसको लगाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, सीरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका ये क्वेश्चन एनवीएस में पूछा हुआ है, एनवीएस पीजीटी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ जिंक ग्रुप आर कॉल्ड। जिंक ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? जिंक ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है। जिंक ग्रुप की खास बात क्या होती है? इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं वोलाटाइल मेटल। ठीक है, क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेटल। नोबल मेटल हम उन मेटल्स को बोलते हैं वो जो नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरली पाए जाते हैं और उसमें रस्टिंग नहीं होता है, वो प्योर फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उनको प्योरीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, या मेटलर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, वो प्योर फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, इन सब में रस्टिंग नहीं होती है, ये नोबल मेटल कहलाते हैं। रस्टिंग भी नहीं होती, इसलिए एक काम इनका और होता है कि ये इनकी रिएक्टिविटी अदर के साथ क्या होती है? कम होती है। कॉइनज मेटल कहते हैं, कॉइनज मेटल जस्ट जिंक के आगे वाले ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं। कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड, इन्हें हम बोलते हैं कॉइनज मेटल। प्रीशियस मेटल आप जानते ही हैं, गोल्ड। विच कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द एटम हैविंग हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही दे रखा है, इसे अब और आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, बट सेकेंड जो है क्या है? फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्न-हैबर साइकिल यूज्ड टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ईदर ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ईदर ऑफ देम। तीनों को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन। स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियर चार्ज पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल, अदर inner cell electron between nucleus और and outermost cell, और number of proton in the nucleus। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इनर सेल इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल। हमने बताया था न्यूक्लियस है, ये इनर सेल है, ये आउटर सेल है। ठीक है, तो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं? शील्डिंग करते हैं या स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करती है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम विल बी हाईएस्ट। किस में ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सिंपली हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो ये मीथेन है, मीथेन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, ये C2H6 है। ठीक है, इसमें भी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp3 ही होता है। C2H4 है। ठीक है, यहाँ पे C2H4 लिख लेंगे, CH2, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ये है आपका CH2। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका कार्बन पे sp, ये सब कार्बन की बात हो रही है, कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में अपनी थ्योरी क्लासेस में कि जो sp पे का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम की होती है, और सबसे कम sp3 की होती है। तो sp कौन है? ऑप्शन डी, C2H2 में की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज़। इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? आप इसको खुद सोचेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। अभी हमने आपको बताया था एल्कली और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई।
करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिरकोनियम एंड हाफनियम। ये भी पीजीटी एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पीजीटी में पूछा हुआ है, एनवीएस में भी पूछा हुआ है। तो जिरकोनियम और हाफनियम जो होता है उनकी रेडियाई लगभग क्या होती है, सेम होती है। और क्यों होती है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी रेडियाई क्या होती है, लगभग सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पाउलिंग्स फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। हमने आपको 3 तरीका बताया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने का। एक है पाउलिंग मेथड, ओके, एक है आपका पाउलिंग मेटल, और आपका एक है आपका पाउलिंग फार्मूला, ठीक है। एक आपको बताया था मुलिकिन मेथड, और एक था आपका राकोव मेथड, ठीक है। तो तीनों फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, हमने अपने थ्योरी क्लासेस में दिए हुए हैं। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा आपको ऑप्शन वो है आपका ऑप्शन सी, 0.208 अंडर रूट डेल्टा एक्स ए माइनस एक्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रेस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद नहीं होगी, तो सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो याद नहीं होगा। तो जब हम इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालेंगे कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हाफ फील्ड है। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन से। हालांकि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से। बट ये एक्सेप्शन है, इसीलिए जब भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इस ट्रेंड को फॉलो करने के बजाय आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। और 100% आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक्सेप्शनल ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो हम इसमें कंपेयर कर लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन ए, इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है, कम है। बाकी इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा आ रहा है, नाइट्रोजन का कम आ रहा है, इसमें और इसमें सेम है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होगा, इथेन है, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इथाइलिन है, डबल बॉन्ड है। एसिटिलीन है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। प्रोपेन में भी सिंगल बॉन्ड आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड का रेडियस जो है सबसे कम होता है, फिर सेकंड का होता है, और उसके बाद से आपका सिंगल का होता है, ठीक है। तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कोवैलेंट रेडियस पूछा है तो किस में हो जाएगा, एसिटिलीन में, जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका रेडियस क्या होगा, सबसे कम होता है। नेक्स्ट है विच वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आयनिक साइज। ये आपके लेंथेनाइड्स के एलिमेंट दिए हुए हैं, ये भी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और पूछा जाएगा और पूछा जाता है, ठीक है। ये जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके जो लेंथेनाइड्स हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको लर्न रहेगा तभी इसको आप अरेंज कर सकते हैं और आयनिक रेडियस बता सकते हैं। आयनिक साइज़ क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि लेंथनम सबसे ऊपर होता है तो लेंथनम की साइज़ क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। उसके नीचे वाले एलिमेंट की उससे ज़्यादा होगी, उससे नीचे वाले एलिमेंट्स की उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लेंथेनाइड्स के बाद से आता है आपका सीरियम आता है, सीरियम के बाद से आता है नियोडाइनियम, और उसके बाद से आता है इटरबियम, ठीक है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। इसमें टफ क्या है, लेंथेनाइड्स के एलिमेंट्स को याद रखना। अगर आपके लेंथेनाइड्स के एलिमेंट्स याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट बेरिलियम इज़ डायगोनली सिमिलर टू एल्यूमिनियम बिकॉज। ऐसा क्यों होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, देयर कंपेरेबल एटॉमिक साइज। नेक्स्ट है मोस्ट बेसिक इज, ये सारे आपके एल्कली मेटल्स हैं,
एल्कली मेटल्स यानी कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। और लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो उसमें क्या होती है, एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज़। ये भी लैंथेनाइड से रिलेटेड है, इसलिए आपको लैंथेनाइड्स के एलिमेंट याद होने चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है जो हमारा आएगा 39D। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो ट्राई टू लर्न ऑल लैंथेनाइड एलिमेंट, यू विल फाइंड ईजिली द आयनिक रेडियाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मरकरी इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट्स वीक मेटेलिक बॉन्ड, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई वेपर प्रेशर और बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। मरकरी लिक्विड होता है क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है, अभी हमने आपको बताया होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। निकालने के लिए, स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ और याद रखेंगे, वेपर प्रेशर भी इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए लिक्विड होता है। The second electron affinity of an element is, the second electron affinity of an element is, सेकेंड जो होता है वो आपका निगेटिव वैल्यू आता है, ठीक है। निगेटिव क्यों आता है, क्योंकि हमें एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। अभी हमने आपको बताया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी किस में रिलीज़ होती है, सेकेंड में, और सेकेंड से भी ज़्यादा किस में रिलीज़ होती है, थर्ड में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इज, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इज। ये आपका होता है ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है डी। क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, ठीक है, इस वजह से। और जनरली जो हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग क्या होती है, उनकी भी जीरो ही होती है। जैसे कि नाइट्रोजन में भी हाफ फील्ड होता है, ओके, इसको आप याद रखेंगे। जिनका हाफ फील्ड और फुली फील्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनका लगभग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है जेनॉन रिएक्ट विथ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन हैलाइड या मेटलाइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही जेनॉन क्या करता है, रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग इज। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी आपकी जो है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो बेरियम से लेकर के बिस्मिथ दिया हुआ है, बिस्मिथ तक इनकी क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। तो ये था आज का क्वेश्चन सारा। आप इसे ज़रूर लगाइए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन की क्लास में, ओके। थैंक यू सो मच।